हेलो गाइस, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 14। ठीक है, इससे पहले क्या है 13 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 का सामान्य अध्ययन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, मिजोरम। अब आइए समझते फ्रेंड। चपचार कूट त्यौहार भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम की जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था मूलतः कृषि कार्य एवं वन पर आधारित है। वहाँ झूम की खेती की जाती है, अतः उनकी तमाम गतिविधियों एवं त्यौहार भी जंगल की कटाई करके की जाने वाली झूम की खेती पर निर्भर है। क्लियर फ्रेंड? इसी झूम खेती के त्यौहार के लिए मिजो शब्द कूट का प्रयोग किया गया। मिजो लोग 3 प्रमुख त्यौहार मनाते हैं। पहला है चपचार कूट, मीमकूट और पालकूट। सो क्लियर फ्रेंड, यहाँ पे यानी जंगल की कटाई करने के बाद वे झूम की खेती पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सो चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपके मिजोरम में। ओके, इसके अलावा 3 और त्यौहार हैं आपके, मीमकूट एवं पालकूट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी की मुख्य चेतक की पुत्री थी। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कौशल्य राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में कौन सा सही है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दूसरा और तीसरा। ओके, अब आइए समझते इसको। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कबीले के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला थी, चेतक की बहन थी। ओके, क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह तथा मराठा। चलिए अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह में। आइए समझते फ्रेंड इसको। धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल 1658 को धर्मत नामक स्थान पर हुआ था। ये युद्ध शाहजहां के समय ही उत्तराधिकारी की लड़ाई में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में एक तरफ दारा शिकोह, जिसकी सेना का नेतृत्व महाराजा जसवंत सिंह एवं कासिम खान कर रहे थे, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था। सो याद कर लीजिएगा 1658 में धर्मत का युद्ध ओके किस लिए हुआ था? उत्तराधिकारी के लिए। किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। क्लियर क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ऑप्शन ए है रोलिंग टाइड से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। बी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। सी भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। डी 1931 कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और काफ़ी सोचिएगा। ठीक है, इस टाइप के इस बार क्वेश्चन आपके आने वाले हैं यूपीपीसीएस एग्जाम में, क्योंकि
यूपीएससी पैटर्न पे एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सही नहीं है। क्यों, आइए समझते हैं इसको। 1931 के कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था एवं पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को पुनः दोहराया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा सागर से नहीं लगती? अर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ पे नई शब्द लगा है तो ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी तुर्कमेनिस्तान। अब आइए समझते हैं इसको। कैस्पियन सागर की सीमा लगने वाले जो देश हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। आर्मीनिया की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती। तो ये जो आपके 5 देश हैं इसको आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? बोल्विया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बोल्विया। चलिए समझते हैं इसको। दक्षिणी अमेरिकी महादेश में स्थित बोल्विया एक स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, यहाँ पे ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे से घिरा हुआ है। ओके, तो इतने देश से ये घिरा हुआ है, ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब यहाँ पे संसद के दोनों सदनों की बात हो रही है, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने की बात हो रही है, तो सोचकर इसका आंसर लगाइएगा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी संविधान संशोधन विधेयक। अब आइए इसको समझते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। तो पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा है विशेष बहुमत एवं राष्ट्र के अनुमोदन से। ओके, क्लियर यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अनुसूची की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी पहली। अब आइए समझते इसको। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया, किसमें? फर्स्ट में। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और वायुमंडल में प्रकाश के विसरण में, ठीक है, यानी प्रकाश जो फैलता है। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, धूल कण, इससे राइट ऑप्शन। अब आइए समझते इसको। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, किस लिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। क्यों होता है? धूल कण की वजह से। ओके, क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयनीय यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयनीय यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा है ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं।
इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए अब यहाँ पे ये बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी केवल एक। ठीक है, यहाँ पे आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। क्यों? अब आइए समझते हैं इसको। आयनिक यौगिक के विद्युत अपघट्ट होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं, ये एल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं और ये एल्कोहल में अविलेय होते हैं। जल में डालने से क्या इफेक्ट होता है कि ये धनायन में और ऋणायन में टूट जाते हैं, साथ में कार्बनिक विलायकों में ये विघटित नहीं होते। किसकी बात हो रही है? आयनिक यौगिक के बारे में। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे दूसरा कह रहा है गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से आगे की ओर देख सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पहला और दूसरा। यहाँ पे ये दोनों सही है। आइए समझते इसको। शैवाल मुख्यतः जलीय पौधा है। अधिकांशतः शैवाल समुद्र में उगते हैं जिनको समुद्री वीड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वीड दिया हुआ है, समुद्री वीड कहा जाता है। ये खारे एवं मीठे दोनों प्रकार का पानी में पाया जाता है। साधारणतया नीले हरे शैवाल नदी, झील और तालाबों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के शैवाल को स्वच्छ जलीय शैवाल कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के लिए किया जाता है। गिरगिट की नेत्रों की विशेषता ये है कि ये एक समय में दोनों नेत्रों से अलग अलग देख सकते हैं, यानी एक से पीछे तो दूसरे वाले से आगे। ओके, अब यहाँ पे नील हरे शैवाल यानी नदी, झील, तालाब में पाए जाते हैं। शैवाल को स्वच्छ जलीय शैवाल कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए है काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। बी है मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना। सी मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अनुदारिया पर निर्धारित करना। डी है मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन ये आपके सामने हैं। अब सोचिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। अब आइए समझते इसको। शाहजहां ने काबुल के सीमावर्ती क्षेत्रों बल्क व बदख्शा में मित्र शासक को बैठाया था। इसका उद्देश्य खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोह अफगान कबीलों पर नियंत्रण रखा जा सके। ओके, ये अभियान शाहजहां ने 1440 ईसा में किया था, जो पूर्ण असफल अभियान था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है बल्क अभियान तो 1440 ईस्वी किसने किया था? शाहजहां ने। किस लिए किया था? आपके साथ क्लियर है, खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोह यानी अफगान कबीलों पर नियंत्रण पाया जा सके। ओके, अब आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे लैगून झील की बात हो रही है। अष्टमुदी झील, चिल्का, पेरियार, पुलिकट झील। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अष्टमुदी झील। अब आइए समझते इसको। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील तमिलनाडु, पेरियर झील एक लैगून झील है। लैगून झीलों का निर्माण नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं पौने बालू के टीले बनाकर जल को समुद्र से अलग करने पर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ। लैगून झील कैसे बनी? लैगून झीलों का निर्माण नदियों के मुहाने पे, ठीक है, यहाँ पे नदी है तो यहाँ पे मुहाने पे होता क्या, समुद्र की धाराएं या पवन
बालू के टीले बनाकर जल को अंदर रोक देती हैं और यहाँ पे झील का निर्माण होता है। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा, इनमें से किसके तथ्य के कारण होता है? चलिए, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी। आइए समझते इसको। गर्जन मेघ तीव्र पवनों के थपेड़ों सहित नीचे से ऊपर को कपासी वर्षा मेघों में तेजी से प्रवाहित होती है। इसमें पवनें तेजी से नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, प्रवाहित होती है। ये पवन ऊपर उठकर ठंडी होकर वर्षा करती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे से क्या है, प्रवाहित होती है और ऊपर जाने के बाद ठंडी होकर ये वर्षा करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ फ्रेंड, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? भेड़िया, वालरस, सील, हिरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे संगम की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी वालरस। अब आइए समझते हैं इसको। वालरस एक संगम है जो नर और मादा जोड़ों के रूप में रहते हैं, यानी नर एवं मादा जोड़ों के रूप में रहते हैं। कौन रहता है? वालरस। ये एक संगम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। सो ये रही फ्रेंड वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो नए हैं पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।